हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोस स्टडी। और मैं हूं अमन सिंह। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को काफ़ी मोटिवेशन के साथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के अपने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो के वेणुगोपाल हैं, विजय गोयल हैं, दिनेश कुमार हैं या मुकुल रस्तोगी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी सही है, मुकुल रस्तोगी। केंद्र सरकार ने मुकुल रस्तोगी को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? तो शीतल बार्ड थे। कौन थे? शीतल बार्ड पहले थे। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में आता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये भारत सरकार के विधि अधिकारी हैं। तो पूछेगा आपसे कि कौन विधि अधिकारी होता है, तो अटॉर्नी जनरल हमारे महान्यायवादी भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये काफ़ी बड़े लेवल पूछ लिया जाता है यूपीएससी पीसीएस में। लेकिन यह किसी भी सदस्य में अथवा किसी समिति में बोल नहीं सकता, किंतु उसमें मत अपना अधिकार नहीं दे सकता। आगे चलते हैं। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत का। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इसके प्रसाद पर्यंत पद का धारण करता है। तो दोस्तों जब भी हमारे राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो इनको इनकी सेवा से मुक्त कर सकते हैं, इनके पद से हटा सकते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए सभी वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक उच्चतम न्यायालय की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए होती हैं। वही सारी योग्यताएं हमारे महान्यायवादी को बनने के लिए होनी चाहिए। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी होती है। तो दोस्तों इनके अंडर में 2 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो अनंत नागेश्वर जी हमारे अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो अजय कुमार सूद हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तो रुचिका कंबोज हमारी भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में अभी स्थायी प्रतिनिधि हैं। G20 के श्रेपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। भारत प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो मयंक अग्रवाल हमारे प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? तो राजीव कुमार हैं। और दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्तकर्ता कौन है? तो संजय अरोड़ा हैं। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो सत्येंद्र प्रकाश हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी चीफ विजिलेंस कमीशन के हमारे अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश एन पटेल हैं। पीएमओ निदेशक कौन है? तो श्वेता सिंह है। और पाकिस्तान की पहली हिंदू डीएसपी कौन है? मनीषा रोपेटा हैं। आगे बात करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर है, 8 सितंबर है, 11 सितंबर है या 14 सितंबर है? तो दोस्तों ऑप्शन डी 14 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमारे रहा हिंदी दिवस के बारे में। बात करते हैं। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में बात करती है। तो हिंदी की किस में आती है? संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी किस में आती है? 343 में आती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा स्वीकार किया गया था। हिंदी की संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से सर्वप्रथम 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फ्रांस? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। ठीक है। भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और समुद्री गुप्त विमान P8I ने इसमें भाग लिया। ये देखिए हमारे नेवी फोर्स जाते हुए। बात करते कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में। तो मित्र शक्ति किसकी है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बुंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सिम्बेक्स किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इसको हम कैसे याद करेंगे? S फॉर हमारा सिंगापुर हो गया और I फॉर हमारा इंडिया हो गया। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किस किस की हैं? अमेरिका और इंडिया बीच में होने वाली 2 एक्सरसाइज हैं। डेजर्ट नाइट, गरुण शक्ति ये फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इंदिरा की बात करें तो इंदिरा को कैसे याद करेंगे? पहले इंदिरा हमारे रशिया और इंडिया बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कैसे याद करेंगे? I फॉर हमारा हो गया इंडिया और IND मतलब इंडिया हो गया और RAR मतलब रशिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया किसके बीच में होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में।
तो ऑस इंडेक्स हमारा ऑस्ट्रेलिया, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया और IND मतलब इंडिया हो गया। सिंपल सी भाषा में हमने इसको याद कर लिया। जिम्बैक्स की बात करें तो जापान और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो जिम्बैक्स के हमारे J फॉर जापान हो गया और I फॉर इंडिया हो गया। खंजर की बात करें तो खंजर हमारा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया। तो आपसे ये पूछेंगे कि मतलब कि भारतीय सेना ने कहाँ पर, किस जिले में या किस राज्य में पर्वत प्रहार मतलब प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो कहाँ पर किया है, लद्दाख में किया गया है। जिम्बैक्स की तो बात हमने कर ली, भारत और जापान के बीच में होती है। ये विशाखापट्टनम में आयोजित कराई गई है, ये आपको याद रखना, विशाखापट्टनम में आयोजित कराई गई है। अगला क्वेश्चन है रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, 20 सितंबर से 23 सितंबर तक, या 5 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन ए 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं इसे आओ रक्तदान करें, मानवता के इस पुनीत कार्य से जुड़ें। तो रक्तदान 17 सितंबर से शुरू किया गया। ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लेशनीलर ने 1900 में की थी। रक्त समूह यानी कि O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव है। O नेगेटिव यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है, जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ऐसा ये कर पाता है। बात करते हैं रक्त समूह AB की, ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि ये हमारा सर्वग्राही होता है, ये किसी भी रक्त समूह को अपने अंदर ले सकता है। एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, उसमें एंटीजन, इसमें एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो HDFC है, SBI है, PNB है या ICICI है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए, हमारा HDFC बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। HDFC के बारे में बात करें तो जीवा कार्यक्रम यानी नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। और PNB की बात करें तो PNB में सिडबी और ओरिएंटल बैंक को विलय करने के बाद ही PNB का गठन हुआ है। और SBI की बात करें तो SBI ने श्रीनगर में तैयार हुआ पहला ATM शुरू किया है अभी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या राखीगढ़ी। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी, हिसार जिला, हरियाणा। तो हरियाणा में इसको बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के लिए भी, वनडे एग्जाम के लिए और अपने सेंट्रल लेवल के भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हरियाणा में। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। दोस्तों इससे पहले कौन सी थी, धौलावीरा सबसे बड़ी साइट, लेकिन राखीगढ़ी मिलने के बाद में राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट हो गई हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। हरियाणा के बारे में बात करें तो सुजल योजना की शुरुआत किसने की थी, हरियाणा ने की थी। अधिनियम योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई है। और भारत का पहला ग्रीन ATM कहाँ पर आयोजित किया गया, तो गुरुग्राम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम से रिलेटेड है, गुरुग्राम के लिए वनडे एग्जाम के लिए है। और पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यानी 29 किलोमीटर हरियाणा से दिल्ली में जोड़ता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है। दोस्तों काफ़ी बड़ा ये मेला लगता है जानवरों का। गुरुग्राम में पुलिस का स्मार्ट ई-बीट सिस्टम शुरू किया गया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।